तो हम क्या करेंगे आज, हम करेंगे पास्ट पेपर्स, चैप्टर नंबर 1, ये है हमारा कंपनी का चैप्टर, और हम इसके करेंगे आज पास्ट पेपर्स, और जो इसकी रिमेनिंग चीजें हैं वो भी हम इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। क्लास उन्होंने 2:30 तक लगाई है, 2:30 तक नहीं होगी, 2 बजे तक हम इंशाल्लाह इसको, हाँ जो इसके अंदर रह गया सब कर लेंगे, टेंशन ना लें, जो रह गया सब करेंगे, जो कोर्स में है वो सब करेंगे, टेंशन ना लें। चलिए स्टार्ट करें पास्ट पेपर। अच्छा पहला पास्ट पेपर देखें क्या है। अच्छा पास्ट पेपर करने का तरीका ये होता है कि पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, आप लोग जवाब बताएंगे अपना, ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं मुझे लिख के टाइप करके बताएंगे, या आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं। मैं पहले भी पढ़ाता था, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइप करते हैं। मुझे मैं 1.5 साल जो है मैंने ये चीज़ नोट करी कि बच्चा टाइप करके देता था। ये पिछले टाइम आई थी, बच्चा टाइप ही नहीं करता। टाइप करें ताकि आपकी चीज़ भी उसी तरह चेक हो जिस तरह फिजिकल वाले बच्चे की चेक हो रही है। अब देखो पहला सवाल बड़ा अच्छा है, आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफर्स फ्रॉम एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आप लोग यहाँ मुझे सॉल्व करके प्लीज दिखाइए, आप अपना आंसर रीड करो, जोर से थोड़ा आवाज निकालो। Criterion basis of which a company formed under section 42 of Companies Act differs from any other limited liability company are as follows. It is formed, number 1, it is formed for promoting commerce, arts, science, religion, health, education, research, sports, social welfare or any other useful object. Number 2, it prohibits the payment of dividends to company's members. Number 3, it intends to apply its profit and other income in promoting its objects. Number 4, company's objects and activities are not against the laws of the नहीं, गलत। वहाँ क्या प्राइवेट लिमिटेड में बना अगेंस्ट द लॉ कर सकते हो? लिख रहा हूँ मुझे इसमें गड़बड़ लगी, मेरे पास 14 गोवा का होगा। देखो यही ना, आप देखो अगेन आपने क्या किया, आपने स्ट्रक्चर अच्छा रखा आंसर का, पूरी प्रॉपर हेडिंग डाली, नीचे भी सही। आपने क्या किया, आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने जस्ट छाप दिया। ये मैं समझ गया था, मुझे इसमें लगा था आपने दिमाग नहीं लगाया, वरना और 2 पॉइंट बनते हैं इसके अंदर। रेहान आप रीड करो। A company formed under section 42 of the Companies Act 2017 differs from any other limited liability company because number 1, it is formed for promoting commerce, arts, science. सही है। नंबर 2, it prohibits payment of dividends to the company's members. सही है। It intends to apply the company's profits and other income in promoting its objects. अगेन ये जुमला भी आप नहीं लिखना चाहिए था, अगर वो और पढ़ो, क्योंकि इसमें और डिविडेंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसी की एक्सटेंशन है ये जुमले के वो आपको नंबर काटेगा। नंबर क्यों काटेगा मैं बताऊंगा आगे, बताएं। और any other additional conditions with the commission rate. नहीं, वो तो वहां भी कर सकता है। गलत, 2 आपने और गलती करी। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हेडिंग क्या रहेगी भाई, फॉलोइंग आर द कंडीशंस अंडर व्हिच अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 डिफर्स फ्रॉम द एनी अदर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नंबर 1 क्या लिखते हैं, देखो जानदार पॉइंट में हमेशा पहले लिखो, हमेशा जानदार पॉइंट पहले लिखो। इंप्रेशन जानदार पॉइंट, फॉर साइंस कॉमर्स, ये हर बच्चा लिख के आएगा, पूरे पाकिस्तान का बच्चा ही लिख के आएगा ये, और उसको नंबर भी देगा इस पे, जाहिर है उसको देना है नंबर, ऐसा नहीं, गलत पॉइंट नहीं है। हमेशा जानदार पॉइंट तुम पहले बोलोगे। क्या, इट हैज लिमिटेड लायबिलिटी, ये किसी ने भी नहीं लिखा, क्योंकि इसमें से किसी ने सॉल्व किया, एक बच्चे ने सॉल्व किया, इसका इनका आंसर भी देख लेते हैं। सही है। फॉर्म फॉर प्रमोटिंग साइंस एंड कॉमर्स, वेरी गुड। कंपनी शैल नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, वेरी गुड। शैल नॉट वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, अगेन बेटा वही वाला पॉइंट जो मैंने रेहान को बताया कि सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, आप पब्लिक लिमिटेड लायबिलिटी बना के पाकिस्तान की गद्दारी नहीं कर सकते, तो सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान वहां पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना लें और गद्दारी कर लें कंट्री के साथ, ये पॉसिबल नहीं है। शैल यूज प्रॉफिट फॉर पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, अगेन ये बात डिविडेंड की ही एक्सटेंशन है। डिविडेंड वो क्या कह रहा है कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे, फिर कह रहा प्रॉफिट जो है वो उसी में जो ऑब्जेक्ट में कर देंगे। देखो ऑब्जेक्ट में रीइन्वेस्ट कंपनी का प्रॉफिट भी होता है। अगर कंपनी समझती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपने ऑपरेशन में रीइन्वेस्ट कर देती है, रिटेन अर्निंग में चले जाता है। प्रॉफिट कहाँ, आपका प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट की एंट्री क्या पड़ती है, अरे ये आपका रिटेन अर्निंग है। सही है, आपका क्या होता है, प्रॉफिट यहाँ पे, ये रिटेन अर्निंग यहाँ पे आ जाती है, तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाती है, बढ़ जाती है। सही है, प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट हो गया, रिटेन अर्निंग क्या हो गई, क्रेडिट हो गया। सही है, प्रॉफिट आप लिख देते हैं यहाँ पे, और ये
तो ये एक्स आ गया। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है दो डिविडेंड, फिर क्या होता है, रिटेन अर्निंग आप लिखते हैं कि डिविडेंड जो है क्रेडिट हो गया और जो है रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया, रिटेन अर्निंग को आप कम कर देते हैं। यही होता है ना प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाता है रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग को बढ़ा देता है। जब डिविडेंड देते हो रिटेन अर्निंग कम हो जाती है, सही है। तो वो दोनों पॉइंट एक ही हैं। अब देखो मैं किस तरह लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ इट हैज लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट एडिंग द वर्ड, ये किसी ने भी नहीं लिखा, ये किसी ने भी नहीं लिखा विदाउट एडिंग द वर्ड। ये भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ये आप लिख लेते। गलत पॉइंट तो नहीं है ना, बिल्कुल सही पॉइंट है। चले नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 मैंने क्या लिखा है, आप वाला पॉइंट मशहूर जमाना, इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर देखो आप ऊपर हेडिंग लिख के आए हो, सही है, लेकिन आप इसको यूं भी लिख सकते हो, इट कैन नॉट, ताकि थोड़ा और जान है आंसर में। इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड लाइक अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। पॉइंट को अलग करके लिख दिया। हाँ, लिमिटेड अलग नहीं करके लिखा, उसी में ऐड कर दिया ताकि उसको लगे कि यार इसको पता है कि लिख क्या रहा है। 3 देखो क्या लिखता हूं मैं। अब देखो एक और अच्छा पॉइंट, ये देखो, ये किसी ने भी, ये तो आप लोगों के शायद जहन में भी ना आ गए। यही चीजें हमने सीखनी है, हमने पास पेपर में अपने जहन को एक्सप्लोर करना सीखना है। ये पॉइंट अब मैं लिखूंगा आपको, क्या यार ये तो मुझे भी पता था, लेकिन आपके जहन में नहीं आया, आइंदा आपके जहन में आना है। क्या मुझे बताओ, इट कैन नॉट इशू, बताओ, शेयर कैपिटल और इट डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। किसी भी तरह से लिख सकते हो, इट डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। क्या ये पॉइंट सही लिखा मैंने? अब्दुल्ला, रयान और ये बच्चा बैठे मोहम्मद उस्मान, क्या ये पॉइंट मैंने सही लिखा है? राहत, क्या ये पॉइंट सही लिखा है मैंने? क्या ये पॉइंट आना चाहिए था? नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या कोई शेयर होते हैं? कोई शेयर कैपिटल का जिक्र होगा वहां पे? सही है ये पॉइंट। इट डज नॉट इशू या इट कैन नॉट इशू शेयर, इट कैन नॉट इशू शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता। देखो जाहिर सी बात है ना, आपको आपने किसी से पैसे लिए, उसको शेयर दिए तो वो डिविडेंड मांगेगा ना, डिविडेंड ही नहीं है तो शेयर कैपिटल, शेयर भी उसको इशू नहीं होंगे। फिर आखिरी वाला पॉइंट वो आप वाला आ गया, इट इज फॉर्म फॉर, वही वाला साइंस, इट इज फॉर्म, अब देखो जरूरी नहीं आप पूरा लिखें, फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर दो। क्यों मैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रहा हूं? आप सवाल की पहली लाइन पढ़ो, सवाल की पहली लाइन जोर से पढ़ो। आइडेंटिफाई, हमेशा याद रखो, आइडेंटिफाई का मतलब होता है आपने हेडिंग टाइप की देनी है, फिर भी आप एक लाइन लिख दो बस बहुत है। आइडेंटिफाई का आइडेंटिफाई मतलब हेडिंग होती है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, हेडिंग डालो, नीचे एक्सप्लेन करो। ब्रीफली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये सब एक ही चीज है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या बुलेट में लिखना है, एज द आंसर डिमांड्स। सही है, सुन रहे हो रैन? सही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, क्या हेडिंग डाली, नीचे एक्सप्लेन कर दिया, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन। लिस्ट भी इसी तरीके लिस्ट किया बेसिकली। मैं अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, इसके अंदर बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता, तो हमने लिस्ट किया है बेसिकली। लिस्ट में क्या होता है, एक एक लाइन की बातें करते हैं हम। सही है। आंसर की रिकवरी, मैंने कहा कि ये पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं। फॉर्म फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, जितने भी चीजें याद आ रही हैं, 3-4 रिलीजन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है। सही है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अगेन ये बहुत आसान सा सवाल लग रहा था, लेकिन ये आसान था, लेकिन इसके अंदर आपने 1-2, अगेन आसान सवाल में 4 में से 4 लेना। क्या इसको कॉपी कर रहे हो? नहीं, कॉपी नहीं करो। कॉपी क्यों कर रहे हो? नहीं, शेयर कैपिटल बस एक ही तो तुम लोगों ने, और वो जो है 780 वाला पॉइंट नहीं आएगा, वो तो लॉजिक की देखो। हाँ सही है, मैं मिटा रहा हूँ उसको। कॉपी शॉपी नहीं करो, आंसर्स को खुद करो। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह इससे अच्छा करोगे। यार ये कैसा मरा रखा है। सही है।
अभी सिर्फ जो देखो, मैंने किताब खोलने का मकसद यही था कि तुम लोग किताब खोल के जब पढ़ोगे तो सोचो, थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए मैंने कहा देख के सॉल्व करो। अगेन सही है, होगा आहिस्ता आहिस्ता, भी टाइम लगेगा। मैंने कहा ना मेरी अप्रोच से आप लोग स्ट्रगल करोगे, और स्ट्रगल करोगे तो निखर के आओगे। 2-3 चैप्टर बाद ऐसे हो जाओगे कि फिर बोलोगे कि सर वाकई आपकी अप्रोच में दम था, हम पक्के हो गए। अच्छा जी, अब ये कह रहा है स्प्रिंग 2020 द लाइसेंस। अब अगेन ये भी मैं 5 मिनट दूंगा, मुझे आप जो टाइप करके बताएंगे ऑनलाइन वाले, जब तक मैं इन लोगों का आंसर सुनूंगा। द लाइसेंस ऑफ CRA issued under section 42 of the Companies Act 2017 was revoked by the commission as the affairs of CRA were conducted in a manner prejudicial to the public interest। कौन से ग्राउंड पे किया रिवोक? पब्लिक इंटरेस्ट से प्रेजुडिशियल। प्रेजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल, सही है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA, इट्स मेंबर एंड ऑफिसर। देखो ये सवाल को 3-4 तरह से पूछ सकता था, सही है। बोल देता रिवोक हो गया, बताओ आगे क्या करना है, तो तुम वाली सारी मंजन भेजते। कौन से? हूं नहीं, रिवोकेशन कंपनी शैल स्टॉप इट्स एक्टिविटीज, हाँ सेक्शन 43 43 लिखते, 43 भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता। बताओ कौन कौन से ग्राउंड पे जो है वो रिवोक करता है, उसमें सेक्शन 42 रीजन लिखते, सही है। उसने क्या पूछा? उसने सब अलग अलग करके पूछा Effects कंपनी पे और उसके डायरेक्टर्स और अफेक्ट बताओ रिवोकेशन के लाइसेंस के, इट्स मेंबर एंड ऑफिसर। इसने मल्टीपल चीजें एक ही सवाल में पूछ ली हैं। आप लोग, आप जो है ऑनलाइन वाले बच्चे, इसको जो है मुझे लिख के बताएंगे, और आप लोग जो है इसका आंसर रीड करेंगे। बताइए क्या लिखा है, बताओ रेहान। Following are the effects of revocation of license on CRA, its members and officers। इसके नीचे पे मैंने पूरा सेक्शन 43 दिया, 5 पॉइंट्स और 5 मार्क्स से। जो बनी रीड कर दो कोई बात नहीं। Revocation of license of CRA by the commission, the company will shall stop all ऑन क्या लिखा? ऑन रिवोकेशन of license of the CRA by the commission। सही है, ऊपर CRA लिख दिया, बार-बार CRA लिखने की जरूरत नहीं है। The company shall stop अब कंपनी लिख सकती है। except the recovery of money or to it if any। The company shall not solicit or receive donations from any source, and all the assets of the company after satisfaction of all asset liability shall be transferred to another company licensed under section 42 having identical objects to those of the company within 90 days from the revocation of the license or such intended extended period as may be allowed by the commission. However, the company may retain reasonable expenses of winding up. Number 2, after compliance of the above requirements, the boards of the company shall file a report to the registrar containing specified information documents within 15 days from the date of such compliance. सही है। Within 30 days of acceptance of the above report submitted by the company to the registrar, the board shall initiate necessary proceedings for winding of the company voluntarily or where it has no assets and liabilities, make an application to the registrar for striking the name of the company of the registrar. Number 4, commission may appoint गलत, जरूरत नहीं थी। अफेक्ट ये अफेक्ट नहीं है, ये अफेक्ट में जब भी आपको बोला आंसर रीड करो, दिस इज नॉट एन अफेक्ट। उसने बोला अफेक्ट बताओ रेवोकेशन के, तुमने क्या बोला? अफेक्ट ऑफ रेवोकेशन क्या हो गया? देखो उसने बोला अफेक्ट बताओ रेवोकेशन के, सही है। सबसे पहला तुमने क्या लिखा? सबसे पहले तुमने लिख दिया कि स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज, सही है। अगेन वो हेडिंग डलेगी, हेडिंग जो आपने डाली वो बिल्कुल डलेगी, सही है। स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज वाला पॉइंट पूरा आ जाएगा, सही है। नंबर 2 क्या है? शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव, वालेकुम सलाम, शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव, सही है, वाला पॉइंट आ जाएगा। अगेन पूरा नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, नेट एसेट ट्रांसफर वाला पॉइंट आ जाएगा। नेट एसेट ट्रांसफर, बेहतर आंसर ये होता आप लिखते द इफेक्ट आर एज फॉलोज। सबसे पहले लिखते ऑन CRA नंबर 1, CRA में क्या है? ये इफेक्ट्स। फिर आप नीचे लिखते हैं मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, यही है ना, मेंबर्स बोले ना उसने, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। फिर आप वाली बात लिखते हैं कि वो जो है 5 साल तक जहां पे ट्रांसफर हुए हैं वो आप नहीं जा सकते।
अच्छी प्रेजेंटेशन। ये वो प्रेजेंटेशन है जिसमें वो आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता। आपने सब मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दी। सही है, मैंने कहा ना हम इस आंसर में हम लोग जो है, आपने लिखा है इस आंसर को सॉल्व किया, रीड करने चले आप भी। On revocation of license of CRA by the Commission, the company should stop all its activity except recovery of money owed to it, if any. सही है, The company should not solicit or receive donation from any source. सही है, Transfer all assets, net of liabilities to another similar company within 90 days from revocation of license. देखो इन्होंने अच्छा लिखा है, इन्होंने देखो अपनी ओन वर्डिंग में लिखा है, इन्होंने एग्जैक्ट नहीं छापा। ये भी एक अच्छी अप्रोच है। देखो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि आपने अपनी वर्डिंग में किस तरह लिखते हैं। उन्होंने अच्छा लिखा, डायरेक्ट लिखा ट्रांसफर ऑल इट्स एसेट नेट ऑफ लायबिलिटीज टू एनी अदर सिमिलर कंपनी हैविंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। बस सही है, सही है, विद इन 90 डेज लिख के आप खत्म कर। अच्छा एक्सटेंडेड पीरियड वाली बात भी जरूरी नहीं है। देखो मेरी बात समझो, एक्सटेंशन पे जब जाते हैं आप, ये लॉ ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको सवाल में ना लिखें, जरूरत नहीं है। ये तो जब होगा ना जब 90 डेज क्रॉस कर गया, आपसे नहीं हो रहा, आप बोलोगे भाई थोड़ा टाइम और दे दो, सैलानी इतना बड़ा इदारा है, मैं कैसे करूँ 90 दिन के अंदर, कैसे पूरे पाकिस्तान में, क्या वो तो यूरोप में भी बैठे हैं, कैसे भेज देंगे हम सारी चीज़ें। सही, हमें टाइम दो, हमें टाइम दो। तो आप जो है ये पॉइंट भी इसके अंदर आप जो है इन्होंने बिल्कुल सही किया है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको, जब भी मैंने कहा था कि देख के सॉल्व करो, देख के सॉल्व करो, सही है, देख के सॉल्व करना है, इस तरह से करते हैं जैसे इन्होंने वर्डिंग लिखी, वर्डिंग मुझे अच्छी लगी। आगे पढ़िए। If net assets of CRA are transferred to any other company, directors and officers or their family members of CRA should not hold any office in the related company for 5 years. सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आपने भी 2 हेडिंग डाल दी थी तो और अच्छा हो जाता। आप सबसे पहले लिखती इफेक्ट ऑन CRA, दूसरी हेडिंग लिखती है इफेक्ट ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। सही है। अगेन मैं इनको भी ये समझा रहा था कि इस चैप्टर के पास पेपर करने का मकसद ये है कि हम आंसर के स्ट्रक्चरिंग सीखें। इसमें कोई टॉप सवाल नहीं है इस चैप्टर में। ये मैंने इनको ग्रिड बना के बताई थी। देखो इजी 15 से 20 आएंगे, इधर देखिए डिफिकल्ट जो है आपके पास 15 से 20 नंबर होंगे, एवरेज 60 से 70 होंगे। आपने जो लेने हैं 15 से 20 में से आपने पूरे नंबर उठाने सीखने हैं। ये अगर आपने नहीं सीखे आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे, ये आपको मैं शर्तिया बता रहा हूँ। और किसी भी सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, अगर आपने इसमें से नंबर नहीं लिए, इसमें से आपने 10 लिए ना, तो आप इसमें से तो आपने 5 ही लेने, 15 यहाँ फिर आप फंस जाओगे। ये 40 और 50 के दरमियान आपका पेपर हो जाएगा। इसमें से आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसमें आपने नंबर उठाने हैं जो वो फ्री के दे रहा है, देगा वो देगा, इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है। हमारे दौर में इसका रेशो ज्यादा होता था, 50 से 60 नंबर इजी होते थे। आपके दौर में इसका रेशो कम हो गया, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा। सही है। हल्के सवाल की स्ट्रक्चरिंग आपने सीखनी है इस चैप्टर में। सही है, चलें जी, वेरी गुड। जो इसमें बाकी 2 चीजें हैं कि 15 डेज ऑफ कंप्लायंस वाली, और वो लिखना है ना, वो लिखना, आप नहीं लिखा, वो लिखना है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 नहीं लिखना। कमीशन में अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने रैयान को बोला, हाँ बाकी लिखना, 4 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करें। अब्दुल्ला तुम्हारा आंसर यही था, क्या गलतियां की इसमें? तो गलतियां नोट करो, मेरा आंसर नहीं छापो, गलतियां नोट करो। अच्छा पहला आप अच्छा हाँ पढ़, मैंने लिखा नहीं था, मगर मैंने सारी चीजें पता चली जो आपने जो बताया, जो नहीं लिखना था। लॉजिक समझ में आई क्यों नहीं लिखना था, और एक्सटेंशन वाली बात समझ में आई क्यों नहीं लिखनी थी। सही है। वो इफेक्ट बोल रहे तो तुम नॉर्मल इफेक्ट बताओ ना, या आगे बढ़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सही है, समझ में आ रहा है? आने से पहले आप लोग सोच रहे थे बहुत आसान चैप्टर है, मेरे सारे सब में 5 में से 5 आ जाएंगे। वही अब समझ में आ रही है कुछ चीजें। अब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है अगले उसमें। अच्छा स्प्रिंग 2021 किया है ना आपने? सही हो, मैं आपका चेक करता हूँ अलग से इन लोगों के साथ। आप टाइम पे आया करें बेटा, क्लास लेते हुए आई। अरे लेते हैं, फिर सही है, फिर सही है, फिर सही है। अच्छा स्प्रिंग 2019 Master Limited has made equity investment in Abbas Limited in the light of Companies Act and state under what circumstances ML may classify AL as its subsidiary। अगेन इसमें सिर्फ हेडिंग का गेम है, बताओ क्या लिखा है, कैसे लिखा है, बताओ। पढ़ो, आप पढ़ो बेटा, पहले आप पढ़ो। ML may classify AL as its subsidiary if any of the below conditions are met.
more than 50% voting securities of AL are held or controlled directly or indirectly by ML. Very Or good. ML controls the composition of board, that is majority of ML directors are in the board of AL and have the power to appoint or remove all or majority of directors. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तुम बताओ, रीड करो. In the light of Companies Act 2017, ML अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, में क्लास क्योंकि तुम पूरा सॉल्व जो कर रहे हो पेपर इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट ही कर रहे हो. ये टाइम बचता है. ये छोटी छोटी चीजों से आपके ये 10-10 सेकंड जो बचते हैं ना, 15-15 सेकंड, जब आप 8-9 सवाल के 2-2 पार्ट होंगे, 16-17 सवाल में इन द लाइट लिखोगे ना, तो आईके की लाइट बंद हो जाएगी 12 बजे के बाद. और वो जो है लाइट बंद होगी, आपसे पेपर ले लेगा. अक्सर जो 5-5, 10-10 नंबर के बच्चों के छूटते हैं पेपर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अपने आंसर को ड्रैग करते हैं उस वजह से छूटते हैं. हमने फजूल में ड्रैग नहीं करना आंसर को. सही है. एल में क्लासीफाई, सॉरी एमएल में क्लासीफाई एल एज इट सब्सिडरी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. व्हेन एमएल होल्ड्स 50% or more of the voting securities in AL, ML controls the composition of the board of AL. अब फिर लिख देना कब deemed to be controlled है. सही है. When it has the power to appoint or remove all of the directors of AL. AL ML के वर्ड्स को इसके अंदर यूज करना है. होल्डिंग सब्सिडरी नहीं लिख के आना. इसके अंदर ये चीज हमने सीखनी थी. जैसे उन्होंने लिखा ना 5 में से 5, तो रेहान ने लिखा 5 में से 5. समझ रहे हो. अब कोई लिखता भी डायरेक्ट कुछ छापा खाना लिख देता था, वो कंपनी में भी डीम टू बी सब्सिडरी कंपनी, व्हेन होल्डिंग कंपनी बनाना छाप दिया, उसको वो 2 नंबर काट लेगा. तो इसमें बताना है ना कि पास लिमिट. हाँ ना भाई, उसने एक सिनारियो दिया ना, ये आईकैप का एग्जामिनर का एक दफा का गिला है. उसने कहा जो हम सिनारियो देते हैं तो आप जेनेरिक बात क्यों करते हैं. हमने सिनारियो दिए है ना, आप सिनारियो पे. अहमद ने कासिम के साथ ये किया, तो अहमद और कासिम के मसले को सॉल्व करो ना, तुमको यूज करो ना. सही है. आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों सॉल्व करके बताओ. थोड़ा सा टाइपिंग कर लो, कोई बात नहीं, आगे काम आएगा रिजल्ट वाले दिन. अच्छा जी, इसके बाद कहता है अच्छा, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट एक्सप्लेन टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन. सही है, स्ट्रेट आज हम पढ़ भी लेंगे, देख लेंगे. बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करके जाना है यार. अच्छा, फिर कह रहे हैं ZA intends to register as a limited liability company without adding the word limited to its name. ये सवाल पढ़ते के साथ मेरे जहन में क्या आ जाना चाहिए. अगेन ये रीड द क्वेश्चन फेज में हूँ मैं. अब यार अभी जो एक लाइन के सवाल थे तो मैंने वो अप्रोच बताई नहीं. ये सवाल पढ़ते के साथ मुझे जहन में आना चाहिए कि मुझे एग्जामिनर कहाँ लेके जा रहा है. देखो, रीड द क्वेश्चन में ना आपको ना सवाल पढ़ने के साथ उसके एनालिसिस भी करना है. आपको एग्जामिनर कहाँ लेके जा रहा है. आप जैसे आपको बता रहे हैं यार ये मुझे चैप्टर नंबर 1 में लेके जा रहा है, तो आपका सारा जहन उस वक्त चैप्टर नंबर 1 के बारे में होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 में इस सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या बातें की गई हैं. आपका जहन कहीं नहीं होना चाहिए कंपनी लॉ में, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पे. सही है. अब देखते हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि वो कोई सेक्शन 42 पूछे, 43 भी पूछ सकता है. दोनों बात हो सकती है ना. अब आप दो सेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ये मैं आपके एंगल से सवाल पढ़ रहा हूँ. आप सोच क्या रहे हैं, सेक्शन 42, 43 ही सोच रहे हैं. अब आगे सवाल और बताएगा कि कहाँ पूछ रहा है, 42 है 43 है. सही है. अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस, उस जमाने में ऑर्डिनेंस था. लिस्ट द कंडीशंस व्हिच ZA मस्ट सेटिस्फाई फॉर डिस्पेंसिंग विद द रिक्वायरमेंट. डिस्पेंस कहते हैं खत्म हो जाने को, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम. क्या रिक्वायरमेंट होगी. अब ये मेरा जहन कह रहा है 42 है, ये 42 है. 43 मैंने जहन से निकाल दिया, मेरा पूरा फोकस 42 पे आ गया. ये थी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. अब मैं बनाऊंगा माइंड मैप. माइंड मैप क्या, ये तो इतना मुश्किल सवाल नहीं है, स्ट्रेट सवाल है. माइंड मैप में आप क्या देखते हैं, ड्राफ्ट किस तरह करना है आंसर. सही है. अब देखो उसी के रिक्वायरमेंट से उठाओ. हमेशा सवाल इस तरह के सवाल जो स्ट्रेट होते हैं उसके रिक्वायरमेंट से आप उठाएंगे. सही है. फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच अ कंपनी वुड, नहीं सॉरी कौन सा सवाल था, जीटा वाला था ना. फॉलोइंग आर द कंडीशंस व्हिच ZA नहीं, पहले जवाब पूरा नाम लिखना. Zeta Associates must satisfy for dispensing with the requirement of using the word limited to its name 1, 2, 3, 4. ठीक है. इट इज फॉर्म फॉर प्रोमोटिंग साइंस कॉमर्स आर्ट. डिविडेंड नहीं देगा, अगेंस्ट द लॉ वगैरह नहीं होगा. और चौथी वाली पॉइंट भी इसके अंदर लिख देंगे. स्ट्रेट सवाल है. ऐसे ही किया मतलब हमारे सब कुछ सेम था ना. सही है, कोई बात नहीं. अच्छा, इसके बाद कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द कंपनी वुड बी कंसीडर्ड द होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर. ये नहीं करेंगे हम.
ये इसने जेनेरिक पूछा है, आप जेनेरिक आंसर देंगे। कंपनी वुड बी कंसिडर एज अ होल्डिंग कंपनी इफ इट होम्स, ये वाला स्टेट लिख देंगे, इसने इसमें कोई वो नहीं किया। फिर बॉडी कॉर्पोरेट पूछा है। अच्छा अब ये आ रहा है, अच्छा ये रिपीटेशन है, अगेन वर्डिंग चेंज है, रिपीटेशन है। स्प्रिंग 2016 कोई रिपीट हो रहा सवाल तो मत करना, सही है। वो एक पठान की एग्जाम्पल थी ना कि वो बोलता है यार हम एक मैच पे 2 दफ़ा शर्ट हार गया, बोलता कैसे आ रहा, कह रहा एक दफ़ा लाइव था उस पर आ रहा, एक दफ़ा हाईलाइट्स पे हार गया, तो उसने हाईलाइट्स पे भी शर्त लगा ली थी। तो वो वाली चीज़ नहीं करना। अगर कोई एक सवाल रिपीट हो रहा है तो वो जो है बेवकूफ़ी मत करना कि उसको दोबारा करें। अच्छा इसके बाद जो इसके अंदर जो बेहतरीन सवाल जो है इसका, अच्छा चलो स्प्रिंग 2015 भी करते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैकूम लिमिटेड में बी डीम्ड टू बी द सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। तुम रीड करो अब्दुल्ला इसका आंसर। Under the provision of Companies Ordinance 1984, circumstances. अब अगेन ये नहीं लिखो अंडर द, वो लिख के देता है तुम्हें ये कंपनी एक्ट के अंदर, तुम तो पूरा पेपर ही कंपनी एक्ट के अंदर सॉल्व करो। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस या बिलो आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी द सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। अब बताओ आगे का, So मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, जो भी लिखा है पढ़ो। are as follows. If it's more than 50% voting securities are held or controlled by Hakim Limited, its composition of board is controlled by Hakim Limited by exercise of power at its discretion, can appoint or remove all or majority. लेकिन आपने ना सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है आपका, सेंटेंस आपका क्लैरिटी नहीं दे रहा, ना क्लैरिटी दे रहा, ना क्लैरिटी दे रहा, ना कंप्लीटनेस दे रहा है। ठीक है तुम पढ़ो रेहान, थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम करो अपने। Macum Limited may be deemed to be the subsidiary of Hakim Limited if Macum Limited more than 50% of Macum Limited's voting securities are held or controlled by Hakim Limited. डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर लिखना, हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर लिखना। Hakim Limited controls the composition of the board of Macum Limited, that is, Hakim Limited can appoint or remove all or majority of the directors. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा अपने इंप्रूव करें, देख देख के जब भी आपको कहता हूँ कि लिखिए, सही है। आप पढ़ें, नहीं किया आपने, चलें कोई बात नहीं। हाँ नहीं रिपीटेशन नहीं थी, यहाँ सब्सिडरी के एंगल से था ना, यहाँ सब वो होल्डिंग के एंगल से था, वो था कि कब वो होल्डिंग कंपनी तस्वुर की जाएगी, यहाँ पे था कि कब वो सब्सिडरी कंपनी तस्वुर की जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। क्लासिफाइड सब्सिडी हो गया ना, सब्सिडरी ये जो है मैकूम जो है सब्सिडरी है, वो कह रहा है कब सब्सिडरी तस्वुर की जाएगी। 2019 क्वेश्चन ये था सब्सिडी, स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 9। सही है, चले सही है, नहीं किया आपने कोई बात नहीं। स्प्रिंग 2013 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये मैं आप लोगों को, आप ये मेरी रिक्वेस्ट है ऑनलाइन वाले बच्चों से भी कि इसको सॉल्व करके मुझे बताओ प्लीज, मुझे टाइप करके इसका बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ जब तक आप लोगों के आंसर सुनता हूँ। SPL was incorporated in January 2012. बिलाल owns 90% shares of SPL। सही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सही है, बिलाल 90% ओन करता है। द रिमेनिंग 10% शेयर्स आर ओन्ड बाय हिज वाइफ। सही है, बिलाल इंटेंड्स टू कन्वर्ट। अब यहाँ से सवाल की डायरेक्शन पता नहीं चल रही, ये पहले फुल स्टॉप तक जो दूसरे फुल स्टॉप वाइफ तक जो है सवाल की कहीं डायरेक्शन पता नहीं चल रही, एक जेनेरिक सी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। अभी तक मैं कहीं सोच नहीं पाया कि ये सवाल मुझे पूछना क्या चाह रहा है। सही है, कोई हिंट कुछ भी नहीं दी इसमें। आगे बढ़ते हैं। बिलाल इंटेंड्स टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ अब मेरे आ रहा है कि यार हो सकता है कि मुझे पूछा हो कि कन्वर्जन किस तरह करनी है, मैं लिखूंगा चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से सॉल्व करूंगा। सही है, हो सकता है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो सारी बातें आपने लिख दी, ऑल्ट्रेशन करेंगे मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में, ये वो, पुराना नाम के साथ नया नाम, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब देखते हैं, अब अगेन सवाल को कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है। लिस्ट डाउन नेसेसरी चेंजेस दैट SPL वुड हैव टू मेक इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बताइए, पहले कोई भी बता दे, कोई भी बता दे, बताए आप बताइए। ये नहीं किया, नहीं समझ आ रहा था। अरियान बताओ। The necessary changes SPL would have to make its articles of association are as follows. SPL does not restrict the right to transfer its shares, does not limit the number of members to 50. Number 3, can invite the public to subscribe for the shares if any or debentures or redeemable capital of the economy of the company when it thinks fit, that is, can list securities on the securities exchange. 3 हो गए, तो एक और 4 नंबर का है। ये वाला कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा ना, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी का है कि यू कैन इनवाइट शेयर्स फ्रॉम
अनलिस्ट भी जाके लिस्ट हो सकती है, वैसे नहीं लिखो तो बेहतर है। जैसे मैंने बाद में लिखे हैं वेरिड थिंग्स फिट। मैंने थिंग्स फिट, सही है। एक और पॉइंट नहीं लिखा। अच्छा आप सोचे ना, जब तक आप 2 मिनट आप सोचे, अपने 4 पॉइंट जॉट डाउन करें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। अब्दुल्ला तुमने लिखा तो तुम बताओ, तुम भी अभी सॉल्व कर रहे हो। नहीं मैंने दिमाग में इसको लिख लिया। नहीं देखो ये अप्रोच गलत है। देखो अब्दुल्ला ये अप्रोच गलत है। ये अप्रोच के साथ मेरे पास लास्ट टाइम भी बच्चे बैठे थे। आप ये समझोगे ना कि मुझे आता है और मैं ये तो आंसर स्ट्रेट है, ये यहाँ से ही नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। सर लिखूंगा। लॉ का पेपर बहुत मुश्किल हो गया, वो लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप देख के अंदाजे लगा के मार्किंग करके नहीं इसको पास हो सकते। Necessary changes that SPL would have to make in its articles of association. सॉल्व करो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। सॉल्व करो 1 लाइनर लिखो। हाँ बोलो। नंबर 4 पॉइंट ये हो सकता है कि SPL हैज टू कंडक्ट AGMs। प्राइवेट और पब्लिक को दोनों को एजीएम करानी है। इसके अंदर एक ही पॉइंट बहुत अच्छा था जो आप लोगों ने नहीं लिखा, जो उम्मीद करता हूँ ये लोग में से भी कोई नहीं लिखेगा, लेकिन देखते हैं। 14 पॉइंट ही इसके अंदर सोचने वाला था, 3 पॉइंट तो बिल्कुल छुपे हुए थे ना। रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और वो तो लिख दिया ना सबने। नंबर ऑफ मेंबर्स वाली बात भी कर दी। एक पॉइंट इसके अंदर था। अगेन देखो ये 4 में से 4 लेने वाली, एक नंबर भी हमने लूज नहीं छोड़ना है। यहाँ एक नंबर ही मिल। प्लीज ऑनलाइन वाले बच्चों सॉल्व करो, मुझे दिखाओ करके नहीं दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा क्या लिख रहे हो, कैसा लिख रहे हो। बताइए, लिख लिए चारों लिख लिए। आपका नाम क्या है? राहत। आपने लिखे? 2 लिखे हैं अब तक। तुमने लिखे अब्दुल्ला? 2 लिखे। इनविटेशन मारा था, इसमें नहीं लिखा कि ये तो पब्लिक लिस्टेड। अच्छा ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम दिखाओ तुमने क्या लिखा है। 14 पॉइंट रह गया तुमने। तो सोचो तो 14 पॉइंट यार। नेसेसरी चेंजेस। अच्छा इससे बेहतर ना इस तरह दो, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन। सही है, थोड़ा सा बैडिंग अच्छी हो जाएगी ना। रिमूव द रिस्ट्रिक्शन, सही है, ION आ जाएगा। फॉर ट्रांसफर, रिमूव द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। डू नॉट नहीं, सही है, रिमूव। डज नॉट होता है कि एक चीज़ आपने करी नहीं है तो आप कह रहे हैं ये नहीं करना, वो कर चुका है तो उसको क्या करना है, उसको रिमूव करना है। अंग्रेजी समझ रहे हो? तो अंग्रेजी समझ में आ रही है? ये अंग्रेजी की मिस्टेक है। डज नॉट, वो कह रहा है क्या चीज़ें हटानी है तो आप रिमूव का वर्ड यूज करें। डज नॉट की अंग्रेजी सही नहीं है, ये गलत है, ये काट लेगा नंबर वो। सही है, रिमूव द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इट्स नंबर। वो स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, ये खुद ही कर लेना। रिमूव द प्रोहिबिशन, सही है, रिमूव। वैसे मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है लेकिन तुम समझ जाना। रिमूव द प्रोहिबिशन, सही है, फॉर द एडवर्टाइजमेंट वाली बात तो लिख देना। सही है, आंसर का अगेन सेंटेंस जरूरी है वेरिड थिंग्स फिट जब वो नहीं IPS कैसे करेंगे कर रहे हो। रिव्यू से मैं बताता हूँ। रिमूव द प्रोहिबिशन क्या लिखा मैंने, फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। मैं वहाँ लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। सही है, तस्वीर क्या लेना इसकी, सही है ना। बस सिक्योरिटीज लिख दो, सिक्योरिटी में शेयर डिबेंचर सब आ जाता है, रिडीमेबल सब आ जाता है। सिक्योरिटी लिख दो, लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, अपने कोर्स में नहीं है लेकिन सिक्योरिटी की डेफिनेशन लॉ में है। तो शेयर डिबेंचर, रिडीमेबल सब आ जाता है। सही है ना। ये ड्रैग नहीं करना, मैं हमें यही चीज़ सीखनी है। 4 नंबर है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं हमें। और एक पॉइंट इतना बड़ा नहीं लिखना हमें, एक 1.5 लाइन के पॉइंट लिखने। 1 नंबर दे रहे हैं ना वो, एक पॉइंट को कितना लंबा लिखोगे, बस बहुत है। अच्छा पूरा क्या लिखना आपने, क्या लिखा है इसका, इसको पढ़ के देखता हूँ। नहीं, वैलिड थिंग्स फिट नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन तो आपने हटानी है ना। लिस्टेड कंपनी में हमने क्या पढ़ा था, अनलिस्टेड कंपनी कैन ऑलवेज हैव अ चांस टू गो फॉर लिस्टिंग। वैलिड थिंग्स फिट कुछ नहीं होता। आप जब रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे ना जनरल पब्लिक वाली, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक इनिशिएट कभी भी लिस्ट हो सकती है। हाँ जी अब्दुल्ला, तुम 2 पे अटक गए। 3 लिखा वो। बताओ, पढ़ो तीनों पढ़ो, जल्दी से पढ़ो तीनों। ये देख के तो 3 लिख दिए तुमने मेरे वाले। अच्छा बताओ, पढ़ो जल्दी रीड करो। Remove the restriction of
transfer of rights of the shares. Remove the limit of maximum members of 50. और अभी तीसरा पॉइंट सर रिमूव प्राइवेट लिमिटेड नाम से डॉक्यूमेंट्स में एंड पब्लिक लिमिटेड के आर्टिकल मजीद आप पढ़िए। SPL would have to make the following changes in its AOA to convert it into a public limited company, remove restriction to the right of transferring its shares, remove the restriction of maximum members from 50, remove the prohibition for invitation of shares to general public. सही है। और So चौथा point ये सकते remove the word private from its industry. एक्सीलेंट, चौथा पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है ही ये। आर्टिकल्स के अंदर प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है तो रिमूव द वर्ड, यही इसके अंदर था सारा गेम के। ये सोचना जो इसने यहाँ बैठे बैठे सोचा, अगर ये घर पे सोचते तो लिख के भी आता है। रिमूव द वर्ड प्राइवेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। सही है, ये रहे इसके 4 पॉइंट। समझ में आया सब बच्चों के? वो तीनों तो लिखने ही लिखने ना, रिस्ट्रिक्शन भी लिखना है, अब तो ट्रांसफर की भी बात करनी है, प्रोहिबिशन की भी करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई थी वो रिस्ट्रिक्शन तो हटेंगी ना। एक्स्ट्रा एक पॉइंट ये था जो उसने, जब भी उसने 4 नंबर दिए थे सवाल को, वो 3 देता तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे 3 ले आते। उसने जानबूझ के 1 पॉइंट दिया कि यार देखते हैं बच्चा ये क्लिक करता है नहीं करता। हाँ हाँ ना, ज़ाहिर मुश्किल चीज़ है ना यार, लेकिन अगर जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लिखेगा। हमें काम करना है कॉन्सेप्ट्स पे, रट के जाने वाला दौर खत्म हो गया। सही है, कुछ जहन खुला, कुछ समझ में आया पास पेपर किस तरह से होते हैं। अभी अगेन ये तो एक बहुत ही आसान सा चैप्टर था, अभी जो कहानी अगले चैप्टर में स्टार्ट होगी। सबसे ज़्यादा जो कोर्स के मुश्किल सवाल हैं वो 2nd चैप्टर के ही हैं। इनकॉर्पोरेशन में उसके बाद बहुत मार्जिन है और वो हमेशा फंसाता ही इनकॉर्पोरेशन में। सर इसमें जो होल्डिंग सब्सिडी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को वर्क हुआ है, उसका क्या मतलब? डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब समझा देता हूँ, मैंने समझाया था उस दिन, मैं आपको बता देता हूँ। सही है, मैं बता देता हूँ, अभी 2 मिनट लगेगा, बता दीजिए। देखिए ये ABC लिमिटेड, सही है, ये ABC लिमिटेड है, सही है। इसने एक कंपनी बनाई PQR लिमिटेड, सही है, ये इसके 100% शेयर ओन करता है। ये कौन सी कंपनी है? नहीं ABC तो है, होल्डिंग हो गई, ये क्या हो गई? सब्सिडरी हो गई। अब PQR ने दोनों का बिजनेस चल गया, इन्होंने कहा एक और कंपनी बनाते हैं, इन्होंने बना दी XYZ, सही है, XYZ बना दी, इसका 60% है। अभी इन दोनों को देखें, PQR क्या है, इन दोनों को देखें सिर्फ, PQR XYZ, PQR क्या है? होल्डिंग, ये क्या है? सब्सिडी कंपनी। क्या ABC और XYZ का कोई रिलेशनशिप है? कैसे? सर वो PQR ओन करती है ABC को, उसकी जो भी होल्डिंग होती है। वेरी गुड भाई। देखो PQR बोलेगा भाई देखो मेरे 60 रुपए जो हैं 100 में से इसके हैं, वो बोलेगा भाई मेरे भी तो पूरे 100 का 100 तुम्हारे में है। तुम जो भी आगे लगा रहे हो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बिल्ट इन है, मेरा ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन बिल्ट इन है। दिस इज इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट सब्सिडी। चलिए आगे बढ़े। एक सवाल और ये है, जी बोले। जैसे क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन का मतलब डिफरेंट है, डिफाइन का। मैं वही था, मैं अगेन मैंने स्टार्ट ही क्लास इससे की थी। देखिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन क्या होता है? आइडेंटिफाई का मतलब होता है हेडिंग डालना, उसके नीचे एक्सप्लेन करना। लिस्ट का मतलब होता है 1 लाइनर बात करना, 1 लाइनर 1.5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 1 नंबर दे रहा होगा 1 पॉइंट को, बाबा अगर आधा भी देता है। लिस्ट एनी 10 सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच फला थिंग कैन हैपन, 5 नंबर दे दिए और शॉर्ट करना होगा।
10 लाइनें लिखनी है। 10 लाइनें लिखनी है। बॉडी कॉर्पोरेट वाला है क्वेश्चन, उसमें उसने मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आता है एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन, ये भी वर्ड यूज करता है, सही है। इसके बाद लिखता है डिस्क्राइब, ये सबके सेम मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आंसर करना है औकात के हिसाब से क्वेश्चन की। 2 नंबर का है तो 3 लाइनें, मैंने पहली क्लास में बताया था। 2 नंबर का सवाल मैक्सिमम 3 लाइनें खत्म। 3 नंबर का सवाल है डिवाइडेड इन 2 पैराग्राफ, 4 लाइनें 5 लाइनें खत्म। 4 नंबर का सवाल है 7 से 8 लाइनें खत्म। 5 नंबर का सवाल है 8 से 10 लाइनें खत्म, इससे ज़्यादा नहीं लिखना अकॉर्डिंग टू द मार्क आपने। अब जो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपके जवाब पे आ रहा हूँ। देखिए आंसर की डिमांड जो है उसको आपको एंटरटेन करना होगा। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इस सवाल में बुलेट होगा, इस सवाल में पैराग्राफ होंगे। किसी भी सवाल में बुलेट भी फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, किसी भी सवाल में या पैराग्राफ फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। ये आप थोड़ा जब आगे जाएंगे आपको खुद ही एसेस हो जाएगा। अब जैसे आपने प्राइवेट या आखिरी अभी ये सवाल सॉल्व किए, आपने सारे बुलेट्स लिखे हैं, ये पैराग्राफ नहीं थे। आपने सब्सिडी वाला सवाल किया, आपने पैराग्राफ में लिख दिया, सही है। तो लेकिन अगर पैराग्राफ फॉर्म में भी आप लिख रहे हैं तो दोस पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट, 3 लाइन बस मैक्सिमम। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि जैसे इस सवाल में है ना कि एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, अब मैंने तो उठा के उसकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी, सही है। तो एक्सप्लेन और डिफाइन करने में डिफरेंस कोई, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं है। देखो वो डेफिनेशन में डिफाइन जरूरी नहीं लिखे, आप जो समझ रही ना, मैं आपका सवाल समझ गया, आप कह रही हैं डेफिनेशन पूछे डिफाइन क्यों नहीं लिखा, जरूरी नहीं है। वो बोलेगा एक्सप्लेन कर दो कॉन्सेप्ट को। देखो डिफाइन में बात, देखो मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ इसके पीछे। डिफाइन में ये होता है आप डिट्टो लिखें। वर्ड लॉ में मेरा नहीं ख्याल वो इतना डिफाइन यूज करता है, मैं शर्तियाँ नहीं कह सकता कि डिफाइन, मेरे ख्याल से डिफाइन वो यूज करता भी नहीं। डिफाइन का मतलब ये डिफाइन आपके इंटरमीडिएट तक चलता जाता है। उसका मतलब होता है वो आपसे बोलता है जो किताब में लिखा है एग्जैक्ट लिखो। जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना, डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, उसमें लिखता है डिफाइन द वर्ड डिमांड एज पर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपने क्या, फिर वो मल्टीपल राइटर्स की मल्टीपल बातें लिख दी, अपनी वर्ड में नहीं लिख सकते जब डिफाइन का वर्ड आ जाए, जब भी वो डिफाइन को अवॉइड करता है। क्योंकि ICAP जो है रोट लर्निंग को मना कर चुका है कि आप एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस करें, जब भी वो डिफाइन भी नहीं लिखता। क्लियर हो गया? अब आप लोगों को भी कुछ क्लियर हुआ? डिफाइन वगैरह, डिस्क्राइब, ब्रीफली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का एक ही मतलब होता है। जब वो एनालाइज लिखे, ये बात थोड़ी गौर से सुनो, जब वो वर्ड एनालाइज लिखे, असेस लिखे, तो इसका मतलब होता है आपको सिनारियो को एक्सप्लेन करना है। सिनारियो को एक्सप्लेन करके कंक्लूड करना है। एनालाइज वगैरह वो कभी 1 लाइनर क्वेश्चन में नहीं लिखेगा। एनालाइज वगैरह वाले जो क्वेश्चन होंगे, एनालाइज या क्रिटिकली असेस, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, ये बड़े क्वेश्चन होंगे, 5-6 लाइनों के, 7 लाइनों के क्वेश्चन होंगे, उसमें पूरी कहानी सुनाएगा। फिर वो कहानी को आपको अपने आंसर में उतारनी पड़ेगी कि जो सिनारियो आगे इंशाल्लाह देखेंगे तो वो जो है अलग तरीके से सॉल्व होता है, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होती है उसकी, सही है। अब आइए हम लोग अपना रिमेनिंग करते हैं और फिर क्लास को ऑफ करते हैं। आज का हमारा टास्क क्या था? पास पेपर था, हमने कर लिए, सही है। अब हमारा दूसरा टास्क क्या है कि चैप्टर को खत्म करना है। अगर इस चैप्टर में जो याद करने वाली चीज़ें सारी नहीं है, जैसे ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब याद करने वाला नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी याद करने वाला नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन वगैरह ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं है, सही है। फिर भी मैं जनरल सा बता देता हूँ, अगेन ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन चलें पढ़ा देते हैं। अगला ये सिर्फ आप लोगों की जैसे कहते हैं रीडिंग के लिए, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, और उसमें क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि किसी के जाने आने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में कोई गया तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होती है, दोबारा से वो रिकन्स्ट्रक्ट होती है, तो ये डीड दोबारा बनती है। एडिशन में भी ये होता है और रिटायरमेंट में भी ये होता है, सही है। अनलाइक, और इसमें कंपनी में ये सब चीज़ें नहीं होती, मेंबर आए मेंबर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट मेंबर्स तस्वुर की जाती है। और कंपनी के पास जो है, जो लॉ जो है, जस्ट लाइक अ नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन, उसको भी वही लीगल राइट्स एंड लायबिलिटी देता है जो कि एक नेचुरल पर्सन को देता है। मतलब क्या हुआ इसका कि कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है। आप बोलते हैं ना कि यार मैंने इस कंपनी को उधार दिया है, इस कंपनी की जो है माल खरीदा है। अब क्या, जैसे मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं यार मैंने जो है पेंटीन यूज़ करता हूँ या पेंटीन यूज़ करती हूँ। पेंटीन इसका यूनिलीवर का है, या शायद प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, याद नहीं आ रहा मुझे। सनसिल्क यूनिलीवर का है, पेंटीन PNG का है। तो आप बोलते हैं ये PNG का प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ, आप उसके डायरेक्टर का नाम नहीं लेते, आप उसके CFO CEO का नाम नहीं लेते कि मैं इसका शैम्पू यूज़ करता हूँ। आप कंपनी का नाम लेते हैं, क्यों? ये कंपनी एक सेपरेट जो है लीगल एंटिटी है,
कंपनी कैन मेक अग्रीमेंट इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम पे एग्रीमेंट बनाती है, सारे कंपनी के नाम पे एग्रीमेंट होते हैं। आप जो है किसी को कोई सामान बेच रहे हैं एंग्रो को, तो आप बोलेंगे मैंने एंग्रो को सामान बेचा, एंग्रो से खरीदें तो आप बोलेंगे एंग्रो से खरीदा। कंपनी एज अ परपेचुअल सक्सेशन मतलब जब तक वाइंडिंग अप ना करो जब तक चलती रहेगी, सही है, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये सब हमने पढ़ लिया था। आइए अब पढ़ते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, फिर इसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ेंगे हम, और इसके बाद ये टुच्ची मुच्ची सी डेफिनेशन है, ये तो बिल्कुल बेकार है, जस्ट हम रीड करेंगे, इसको कभी भी याद नहीं करना। रजिस्ट्रार, पावर्स एंड ड्यूटीज, कमीशन, ये पिछले 12 सालों 15 सालों में नहीं पूछी गई हैं, और ना ही ये इंशाल्लाह आगे पूछे जाएंगे। कोई बहुत ही जलील और छिछोरा एग्जामिनर हुआ आपका तो वो हरकत कर सकता है। हाँ, पता, बस रीडिंग के हद तक कह रहा हूँ, याद नहीं करना। आइए बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन को पढ़ लेते हैं पहले। टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों 2.5 घंटे की क्लास लगा दी यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 2.5 घंटे की क्लास लोगों की कहाँ होती है, वो भी कैफ लेवल पे, वर्कशॉप थोड़ी हो रही है। नहीं, गलत है ये, गलत, आप लोगों के लेवल पे सही नहीं है। आप लोगों का अपना एब्जॉर्प्शन लेवल इतना नहीं होता कि आप लोगों को 3 घंटे लॉ पढ़ाया जाए। FAR तो तुम लोग 2-2.5 घंटे पढ़ लोगे, मतलब FAR, लेकिन लॉ नहीं पढ़ सकते यार, इतना एब्जॉर्प्शन थोड़ी है तुम लोगों का। रमज़ान में तो मैं बिल्कुल 1.25 घंटा 1.5 घंटे की क्लास लूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रमज़ान में सिर्फ 2 क्लासें हों वीक में। 3 क्लासें रमज़ान में ज़रूरत ही नहीं है, हमें इतनी जल्दी भाग के क्या करना है। 2 क्लासें होंगी इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही है कि रमज़ान में 2 क्लासें हों। अच्छा जी, क्या करना है, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। अगेन यार ये बस ये याद करने वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें खुद हैं, कुछ चीज़ें की नेचर ऐसी है जो मैं खुद कहता हूँ कि यार ये याद करनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ समझने वाली कुछ है नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट हो या कॉर्पोरेशन हो, इट इंक्लूड्स अ कंपनी, कंपनी इसके अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जैसे जहाँ हम खड़े, ये क्या है, कौन सा एरिया है, PECHS, सही है। CHS जो है ये क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सही है। इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी वगैरह को भी ये बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल करता है। क्या कहता है, ये पढ़ लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स क्या, अच्छा मीन्स और इंक्लूड्स पता है ना आप लोगों को। मीन्स का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, जो है यही है। इंक्लूड मतलब ये भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। एक होता है हाइब्रिड, मीन्स एंड इंक्लूड, सही है। इंक्लूड मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मीन्स मतलब यही है, बस जो है यही है, पता है ना सबको, टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। इंक्लूड में क्या कह रहा है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट में पहली चीज क्या आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट में पहली चीज क्या आ गई, कि पहली चीज क्या है इसके अंदर, कंपनी अंडर कंपनी एक्ट, सही है। पहली चीज इसने दे दी कि भाई कंपनी अंडर कंपनी एक्ट, ये भी जो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है। इट इज जस्ट अ डेफिनेशन, सही है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी आ गई इसके अंदर। सही है। और तीसरा क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। अगेन ये लॉ को एक पावर दे रहा है, जो मैंने कहा था ना कि लॉ को पावर देता है। वो क्या क्या है बॉडी कॉर्पोरेट में, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी है, मतलब पाकिस्तान में जो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मुसाफिर तो पाकिस्तानी चला रहे हैं उसको, तो वही बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। लेकिन इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, बाहर हुई है। और वो कह रहा है कोई भी लॉ, कोई स्टेट बैंक का लॉ हो, सही है, FBR का हो, कोई भी लॉ अगर किसी चीज को बॉडी कॉर्पोरेट कहता है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हम मान लेते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे FBR के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कुछ एडिशनल चीज भी आ रही है, तो वो भी कह रहे हैं हम तस्लीम करते हैं। स्टेट बैंक अगर बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी लिखता है कि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो भी हम तस्लीम करते हैं। इसका ये हाँ, वो तो पॉइंट नंबर 2 में कवर हो गया ना,
कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान नहीं, हाँ रेलेवेंट स्टैट्यूट मतलब जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। सही है। क्या क्या 3 चीजें आ गई इसके अंदर? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड पाकिस्तान जो कंपनी एक्ट के तहत बनी है, दूसरी चीज क्या है आउटसाइड पाकिस्तान, तीसरी चीज क्या है कोई भी रेलेवेंट लॉ जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है रेहान, अगर वो भी कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम उसको भी तस्लीम कर लेते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड, अब क्या क्या इंक्लूड नहीं हो रहा। सही है। अगेन देखो हर डेफिनेशन में रटने की जरूरत नहीं होती, आपने समझ लिया इंक्लूड क्या, इनकॉर्पोरेट इनसाइड पाकिस्तान अंडर कंपनी एक्ट, आउटसाइड पाकिस्तान, तीसरी क्या जो रेलेवेंट स्टैट्यूट वाली बात। सही है। अब डज नॉट इंक्लूड देख लेते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे मैंने बताया ये तो हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अलावा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो वो कह रहा है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। Any other entity not being a company as defined in the Companies Act 2017 or any other law for the time being which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this behalf। इसका आप बताइए राहत, इसका क्या मतलब है? अगेन पहले एक दफा इसको पढ़े, तुम दोनों भी पढ़ो, तीनों से पूछूंगा मतलब बताना है इसका। जे सिर्फ लास्ट लॉ को पढ़ना सिखा रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पढ़ लिया तो बताएं, पढ़ने के बाद समझाएं मुझे क्या लिखा है इसके अंदर। फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसे अगर फॉर इंस्टेंस उसको किसी वजह से उसके ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा, ये कहाँ लिखा है? फिर यहाँ पे है ना कि as defined not being company as defined in Companies Act or any other law for the time being। तो अगर फॉर जैसे एक कंपनी है ऑलरेडी है लेकिन किसी वजह से जैसे अगर उसका दोबारा एक दफा पढ़ें, बिल्कुल गलत बताया आपने। तो अब्दुल्ला तुम बताओ। कोई भी एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर फॉर्म करती है वो है कंपनी नहीं है, और वो कंपनी नहीं है नहीं, मतलब कोई भी एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2017 में जो भी कंपनी को जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है वो उसमें फॉल नहीं करती, मतलब वो डेफिनेशन बुक पे फॉल नहीं करती, तो वो कंपनी वो एंटिटी कंपनी नहीं है। और इसके अलावा कोई भी उस टाइम कोई भी कंसर्न मिनिस्टर या फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन दे दी किसी कंपनी को कि वो कंपनी नहीं है। आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ भी उर्दू में लिख के भेज सकते हैं मुझे कि सर हम ये कहना चाह रहे हैं। अगेन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्टिसिपेशन से आप लॉ की इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। इतना पार्टिसिपेट करेंगे आप ही के लिए फायदा है। मैं अभी तक पढ़ा के खत्म भी कर चुका होता है इसको, क्योंकि देखो जो इंटरप्रिटेशन से पता चल रहा है कि आप लोग कितनी वीक हैं अभी इंटरप्रिटेशन में। इंशाल्लाह ये चीज़ हमने सीखनी है, पहले चैप्टर में अभी हम। तुम बताओ रेहान क्या मतलब है इसका? कोई भी दूसरी एंटिटी जिसको फेडरल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर स्पेसिफाई कर दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी और कंपनी एक्ट नहीं है तो वो नहीं है। वेरी क्लोज। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, देखो इसमें लिखा गया है, मैं इसको जो लिखा था देखो कभी भी देखो अगर कोई बात लिख, यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ एक कॉमा आ गया, यहाँ एक कॉमा आ गया, तो ये कॉमा के अंदर की जो बात होती है ना वो इसको एक्सप्लेन कर रही होती है, इससे रिलेटेड होती है। इसकी या तो एक्सेप्शन होगी या इसकी एक्सटेंशन होगी। सही है। इमरान खान कॉमा एन ऑनेस्ट पर्सन, किसी को एतराज हो उस पर नहीं, मैं तो सिर्फ उस पर कह रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस बना के बता रहा हूँ। एन ऑनेस्ट पर्सन इज पीएम ऑफ पाकिस्तान। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस, ये दो सेंटेंस, इमरान खान इज ए पीएम ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली है यही ना। बीच में ये जो एन ऑनेस्ट है पर्सन, ये इसकी एट्रीब्यूट बता रहा है, या इसकी एक्सेप्शन भी हो सकती है या इसी की एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो बड़ा सेंटेंस चल रहा है यहाँ पे, उसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब मैं इसको आपके साथ पढ़ता हूँ। अब देखिए ये सेंटेंस को पढ़ते किस तरह है। ये सेंटेंस को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। एनी अदर एंटिटी विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट may by notification specify in this behalf, which is not a company as defined in the Companies Act 2017 or any other law for the time being in force in Pakistan। मतलब कोई ऊपर हम कंटेक्स्ट देंगे, क्या है कंटेक्स्ट है हमारा, बट डज नॉट इंक्लूड के अंदर है। उसमें कह रहा है
कि कोई भी एंटिटी जिसको फेडरल मिनिस्टर बोल दे, जिस तरह आपने बोला था कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन जिसको वो बोले वो कंपनी अंडर द एक्ट, कंपनी एक्ट नहीं होनी चाहिए। सही है ना? देखो वो कह रहा है कि फेडरल मिनिस्टर जो है किसी भी एंटिटी को बोले कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन जिस एंटिटी को बोल रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो कोई कंपनी फॉर्म्ड अंडर द कंपनी एक्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए राहत, आप बताइए। तो फिर लॉ को वो हो जाएगा ना? नहीं, लॉ को जेनेरिक नहीं, एक दफा सोचे। एज इन क्या? तुम बताओ अब्दुल्ला। नहीं, ये तो कोई बात नहीं, मेरे सवाल पे तुमने काउंटर सवाल कर दिया। तुम बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। तुम बताओ रेहान, क्यों वो बोल रहे नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड द कंपनीज एक्ट? उसमें देखें, सेक्शन में देखें, हो सकता है कुछ मिल जाए इस दफा। दो तुम भी सेक्शन में देखो, मुझे नहीं देखो। अगेन ये डेफिनेशन मुझे 1.5 से 2 मिनट भी नहीं लगता, मैं पढ़ा के निकल जाता। ये सिर्फ आप लोगों की लॉ की जैसे कहते हैं ना कि यार अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाली चीज़ है, वरना ही डेफिनेशन में शायद ही कोई टीचर इसमें 2 मिनट से ज़्यादा लगाए। सिर्फ ये पर्पज़ ये है कि आप लोग लॉ को पढ़ना सीखें। मोबाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ टाइम आ रहा है। अरे मेरे बच्चों, ऊपर क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अगर उसी को वो नीचे निकाल देगा तो फिर ऊपर वाली बात अपनी बात से काउंटर कर देगा ना। नहीं, लॉ का वो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, नहीं होता। ऊपर खुद ही वो कह रहा है कि कंपनी एक्ट के अंदर जो कंपनी बनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, नीचे कैसे कह सकता है कि फेडरल मिनिस्टर उसको भी निकाल दे, जब भी उसने कहा कि फेडरल मिनिस्टर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। तो बोलना नहीं है कि कॉन्ट्रडिक्ट वो वर्ड याद नहीं आ रहा। जो फेडरल चलने सही है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कह रहा है फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी मिनिस्टर जो है किसी भी एंटिटी को कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं है, लेकिन जिसको कह रहा है नहीं है वो कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, या तो कंपनी एक्ट के तहत या किसी और लॉ के तहत। अब समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आ गई? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और कोई भी रेलेवेंट स्टैट्यूट किसी को भी कंपनी कहता है तो वो भी कंपनी, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट कहता है तो बॉडी कॉर्पोरेट है। डज नॉट इंक्लूड क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूड नहीं होती। और फेडरल मिनिस्टर जो है किसी भी एंटिटी को कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन जिसको कह रहे नहीं है वो एक कंपनी नहीं होनी चाहिए। सही है? समझ में आया? तुम्हें भी समझ में आया? देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग करो, थोड़ी तुम और डेवलप करो। सही है ना? क्योंकि पेपर में बार बार रिपीटेशन इसलिए से कर रहा हूँ कि तुम लोग अभी आगे जाके देखोगे जो 2020 से जो सवाल आ रहे हैं उनका लेवल बहुत ऊपर हो गया है। वो नहीं होंगे तुम लोगों से अगर तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और हर दफा सवाल नया आ रहा है। पहले तो छाप देते थे ना 15-20 नंबर, तो कहीं ना कहीं तो पुराने 7-8 साल पुराना सवाल छाप देते थे, अब छाप भी नहीं रहे और बेगैरत हो गए हैं लोग। अच्छा जी, अब क्या है जी? अब अगेन छोटी मोटी डेफिनेशन है, पढ़ते हैं फिर क्लास को ऑफ करते हैं। रजिस्ट्रार में कह रहा है मीन्स द रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार एंड एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार। पब्लिक सेक्टर भी पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ लेते हैं। मीन्स द रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार एंड एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय आईसीसीबी फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर दिस। अच्छा, रजिस्ट्रार जो है ना ये एक बड़ी पोजीशन होती है। जैसे आप लोग इंशाल्लाह जाएंगे जॉब करने तो क्या होता है, सब आप लोग जो है अगर क्वालिफाई होगा तो इंशाल्लाह एम पे जाएंगे। सही है? एम हो गया असिस्टेंट मैनेजर, इससे ऊपर होता है मैनेजर। चलिए थोड़ा और लेयर को बढ़ा देते हैं, इससे ऊपर होता है डिप्टी मैनेजर। सही है? इससे ऊपर होता है मैनेजर। सही है? इससे ऊपर होता है सीनियर मैनेजर। सही है? इससे ऊपर होता है डिप्टी जनरल मैनेजर। इससे ऊपर होता है जनरल मैनेजर। सही है? ये पूरी क्या है? ये लेयर्स चलती है। तो वही है, रजिस्ट्रार यहाँ खड़ा है, वो नीचे के सारे बता रहे हैं। सीएफओ यही होता है, जीएम फाइनेंस ही सीएफओ होता है बेसिकली। जीएम जीएम तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है ना किसी फंक्शन की। सही है?
तो ये सारी डिफाइन कर रहा है भाई, याद नहीं करना ना, अब आज पढ़ा इसके बाद भूल जाना, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है कि रजिस्ट्रार होता है। फिर यहाँ पे अगर देखूँ डीएम की जगह क्या होगा, एडिशनल रजिस्ट्रार, फिर एडिशनल जॉइंट उससे छोटा होगा, फिर जॉइंट रजिस्ट्रार उससे छोटा, डिप्टी रजिस्ट्रार उससे छोटा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार उससे छोटा। सही है, ये सब छोटे 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 हैं, उससे सबसे ऊपर चले आएंगे तो रजिस्ट्रार एक 19 ग्रेड का ऑफिसर होता है। पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। टू अप्रूव नेम ऑफ अ कंपनी एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, टू अप्रूव ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड सीज देम, ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, सीज वगैरह के वजह राइट से ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, सीए फाइनल में। कमीशन क्या है, कमीशन को कह रहा है कमीशन वो है जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एक्ट में डिफाइन किया है, उसने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, उसने कहा वही कमीशन की डेफिनेशन वही है जो उसके अपने एक्ट में डिफाइन है। सही है। फंक्शन क्या है, कमीशन हैज गॉट पावर्स टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ऑल द कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मुदारबा एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, बैंकिंग कंपनी क्या होती है, मुदारबा क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है, इंशाल्लाह सी फाइल में देखेंगे आप लोग। Powers and duties क्या है, to register association not for profit, to allow certain words to be included in the name of the company, next chapter, to listen appeals against decision of the registrar ने जो है आपका कोई खुन्नस निकाल दी, आपको लग रहा है तो बस मुझे पर्सनल ग्रज की बेसिस पे इसने जो है मेरे साथ ये हरकत करी है, तो आप अपील कर सकते हैं कमीशन को। टू अप्रूव प्रोस्पेक्टस फॉर इशू, प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में देखेंगे। टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मेक डिफॉल्ट इन होल्डिंग देम, ये आप लोग देखेंगे मीटिंग के चैप्टर में। ये आज पढ़ा, आज के बाद नहीं पढ़ना इसको। प्रोस्पेक्टस आगे आएगा ना, चैप्टर है पूरा, प्रोस्पेक्टस में देखेंगे। अब पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ, ब्रेक नहीं है, 5 से 10 मिनट दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को सुकून से एक रीडिंग करो, एक थॉरो रीडिंग करो। सही है। और कोई भी सवाल है मुझसे पूछो, क्योंकि हमारी बस 5 से 10 मिनट की क्लास रह गई है, हम चाह रहे हैं कि उसको यूटिलाइज कर लें। 1.5 घंटे की तो हमारी क्लास होती है, तो 10 मिनट पहले छोड़ने से अच्छा कि 10 मिनट आप लोग यूटिलाइज कर लें उसको। रीडिंग करें, अच्छी थॉरो रीडिंग। कोई भी सवाल है, जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ लो, रिसाला पढ़ लो, अपने पसंद की किताब पढ़ लो, या किसी का मैसेज पढ़ लो। चलिए जी, कोई सवाल पूछो। पेज नंबर 4 पे थर्ड पैराग्राफ सुना दो। पेज नंबर 4 का थर्ड पैराग्राफ क्या है तुम्हारे पास वहां पे? मैंने बताया था ना, जैसे आपके अब्बू हैं, आपके अब्बू ने कहा 60 साल का मैं हो जाऊंगा तो मेरे पास तो 50 साल छह नहीं, मेरे 5 बच्चों के हो जाएंगे। ठीक है, अब वो 10-10 साल नहीं मेरे 5 बच्चों में, मेरे 5 बच्चों के नाम पे हो जाएंगे। तो कह रहे 5 बच्चे जो मिला के वो एक नंबर का सबूत के लिए 5 नहीं किया जाए। या जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट आपने आपकी अम्मी और आपका मिलके अकाउंट है, तो ये जॉइंट ओनर है आप लोग, अकाउंट क्या है, एक ही। इट इज जस्ट जॉइंट अकाउंट। तो कह रहे सारे जॉइंट मेंबर्स है और सिंगल मेंबर तस्वीर किए जाएंगे। और भी सवाल सब आता है, जो सवाल ना पूछने के 2 मकसद होते हैं, एक ये कुछ भी समझ नहीं आया, एक ये कि सब समझ में आ गया। मैं इसमें क्या समझ आया, ऐसा लग रहा है जो ना मेरा स्टूडेंट था, पहले टाइम में उसने दिया, अच्छा स्टूडेंट था वो, बेचारा 40 पे हो गया पढ़ने। अच्छा, तो वो सेकंड अटेम्प्ट उसको दिया, अच्छा स्टूडेंट, सेकंड टाइम उसने दी, मैंने उसका क्वेश्चन आया कैसा होगा, अरे सर मुझे लग रहा है कि बस शायद मेरा पेपर क्या होगा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो पास हो गया है। मुझे वो याद है आप वाली बात कि मैंने अलग पॉलिसियों को जवाब दिया, लग रहा है कि मैं आपको बता रहा आगे समझ। चलिए, वेरी गुड। एक चीज रह गई, मैं पढ़ा देता हूँ। क्या था, कहना क्या, पब्लिक सेक्टर तुम लोग शेयर करना, तुम भी करें, तुम आगे पैसा। अच्छा, बैठ जाओ साथ जल्दी से, कोई भी 2 बच्चे साथ बैठ जाओ। पहले क्या, इसको रीड करें, मैं भी रीड करता हूँ, आप भी रीड करो, मैं आपकी बात रीड करता हूँ, जस्ट रीड करो।
रीड करें। इसका एक डेफिनेशन से थोड़ा सा कनेक्शन है, कॉन्सेप्ट का कनेक्शन। Yes. आपने अटेम्प्ट दी थी तो पीआरसी क्लियर आपका? नहीं सर, मैं मास्टर इंडस्ट्री में कैसे लेता हूँ मास्टर के साथ। अच्छा, उसके आपने मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। लॉ की 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कैश की। केफ की कौन कौन से और पास है आपके? सर लॉ तो मेरा रुक गया था, इसके बाद एक ही पेपर दिया था और अभी टैक्स और एफआर बन गई। कैसे फिर नेक्स्ट चैप्टर से पहले मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, सेशन कंटिन्यू करेंगे तो आप पहला चैप्टर को सुन लेंगे, पहले चैप्टर की रिकॉर्डिंग सुन, इसलिए रिकॉर्डिंग सुन। एक कॉन्सेप्ट लेंगे, सेकंड चैप्टर में बार बार जोर देता हूँ, सेकंड चैप्टर की सेकंड चैप्टर इज द मेक और ब्रेक। या तो आप थ्रू हो जाएंगे, या आप अगर वो नहीं समझ पाए आगे का नॉलेज, वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ग्रिप अच्छी होगी, वहाँ के पास पेपर आपने सही तरीके से कर लिए तो आप थ्रू हो जाएंगे। वहाँ जो अटकता है बच्चा, मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो आगे भी नहीं बढ़ता। सेकंड चैप्टर को आपने बिल्कुल सही देना, रात आपने भी हर क्लास में टाइम दिया, रास्ते में क्लास लेते नहीं हम, क्लास भी तो ये सेकंड चैप्टर से पहले ही पहला चैप्टर को खत्म करो। ये बिजनेस लॉ के अंदर केसेस चैप्टर सुनने का से मिली रहती है, इस तरह कोई गिरफ्तार नहीं, आपने पहले दिया हुआ है ना, लेकिन है नहीं एक दफा भी नहीं दिया वो जो लॉ दिया था वो कंबाइंड था। कंबाइन में भी कंपनी लॉ था ना? वो तो था, पर इसके सुनने में मेनली रहता है। नहीं, किसने सुनाई आपको? सुना है नहीं, पहले तो यही होता था, कंपनी को पूरा रट लो। ये 7-8 पहले सब बच्चों हमारे टाइम पे था, ये मॉड्यूल डी का आसान तरीन, सी इंटर का आसान तरीन पेपर था ये, और आईटी। अब नहीं है भाई, अब नहीं है। तो ये 2 साल के पास पेपर उठा के देखो, जब कंबाइन पेपर था तो बिजनेस तो आसान दे रहा था, ये मुश्किल दे रहा था। ये बहुत मुश्किल हो गया भाई, ये इसने टैक्स और एफआर के लेवल का बना दिया है, तो जब टाइम दे रहा है, इसकी मजबूरी है। हमारा इसलिए अच्छा है, हमारा इसलिए अच्छा है। पढ़ लिया मोबाइल में, नहीं उसमें पढ़ लिया। पढ़ लिया। क्या पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ लिया। अच्छा, इसमें क्या चीज, एक चीज क्यों, एक चीज किसी डेफिनेशन से कनेक्ट कर रही है, क्या है? होल्डिंग कंपनी डेफिनेशन से connect करो। क्या कनेक्ट कर रही है? ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को भी होल्ड करता है। ये कनेक्शन बताइए, कनेक्शन क्या है? आपने बिल्कुल सही जगह आइडेंटिफाई किया, ये मैं आपको कहता हूँ, वेरी गुड। नीड क्या कनेक्शन? 50% ऑफ मोर शेयर्स आर होल्डेड बाय हाँ। अदर कंपनी, हाँ, और वो कंपनी गवर्नमेंट होगी या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी। नहीं नहीं, आप कनेक्शन बताइए, तो दोनों सेक्शन में क्या सिमिलरिटीज है वो बताइए। गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, अगेन मैं चाह रहा हूँ आपसे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एक कनेक्शन है, और कौन सी कनेक्शन से आप? कैन अपॉइंट टू रिमूव डायरेक्टर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने जो है सब्सिडी और जो है उसमें पढ़ा था, 2 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे। पहला क्राइटेरिया क्या था कि 50% और मोर, 50% से ज्यादा सिक्योरिटी, मोर देन 50%, 50% और मोर नहीं, मोर देन 50%। दूसरे का पढ़ा था कंट्रोल करता हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, तो क्या हो जाता है, होल्डिंग हो जाती है, और जिसकी वो कंट्रोल कर रहा है, जिसके अंदर शेयर होल्ड कर रहा है, वो सब्सिडी हो जाती है। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी यही 2 क्राइटेरिया को वो फॉलो कर रहा है। यह पब्लिक सेक्टर कंपनी वो कंपनी होगी जिसके अंदर गवर्नमेंट 50% ज्यादा शेयर को ओन करती हो, या गवर्नमेंट जो है उसकी कंट्रोल करती हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। यही कॉन्सेप्ट के बारे में सारा मानना है, गवर्नमेंट, एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट, वो सारा मानना है। कॉन्सेप्ट यही है, वही बात मैं रिपीट करता हूँ। पब्लिक सेक्टर कंपनी वो कंपनी है, अच्छा ये भी वही कंपनी होगी जो फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट होगी, ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। मिसाल के तौर पे ओजीडीसी, ओजीडीसी क्या है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये लिस्टेड कंपनी है। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल, ब्रैकेट में लिख भी लो अपने पास, ये जो है वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी। More than 50% of the shares are held by government of Pakistan. सही है? तो क्या करें? पब्लिक सेक्टर कंपनी वो कंपनी है जिसके अंदर क्या हो 50% से ज्यादा, ग्रेटर देन, ये किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। सही है? या क्या कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कंट्रोल करती हो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। कौन करती हो कंट्रोल? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के बैठे हो, मतलब क्या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर बैठे हो, किससे बैठे हो? या यूं लिखते हैं मेजॉरिटी
ऑफ डायरेक्टर्स हो उसके, किसके हो रहा? गवर्नेंस। ये कॉम्प्लेक्स करके लिखाई गई है, क्यों? ये वो और एंड करके, मीनिंग ये रिलेशनशिप आप लोगों ने खुद एस्टैब्लिश किया, आप लोगों ने खुद बताया, ये बात सेम क्राइटेरिया जो है वो मीट हो रहा है, ये आप लोगों ने मुझे बताया। सही, आइए अब इसको रीड कर लेते हैं। अभी डेफिनेटली हलवा लगेगा, वरना मैं पहले पढ़ा था तो आप लोगों को 50 सवाल हो गए। हर चीज को पढ़ने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में कह रहा है मींस अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट कौन सा वाला पब्लिक और प्राइवेट है? ये वही कंपनी का वाला प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही समझ गया आप लोग। सही है, पता है रिलेशनशिप, पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बेनिफिशियरी ओन और एटलीस्ट 51% ऑफ द वोट। अब इसने मोर देन 50 की वजह से 51 लिखा, 51 इसने लिखा, मोर देन 50 की वजह से 51 कर दिया। सही है, अब 51 यूज करेंगे हम, 51 बेंचमार्क। मैंने उसमें भी क्राइटेरिया जो है लिंक करने के लिए बताया था ना कि ग्रेटर देन 51, वहां ग्रेटर देन 50 करते तो यहाँ भी ग्रेटर देन 50 into 51 कर 51% of voting security or voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body, और अभी दूसरी बात है, दूसरा क्राइटेरिया आ रहा है, और in respect of which the government or any agency of the government or a statutory body, वही तीनों बातें रिपीट करी, has otherwise power to elect, nominate और appoint majority of the director। elect, nominate और appoint में क्या होता है? अरे आपने पढ़ा होगा, elect, nominate, appoint में क्या होता है? इलेक्ट करना तो चूज करना, nominate भी चूज करना, appoint भी चूज करना। सही हो। आप बताइए, मेरी नाम है पढ़ा नहीं था, तुम बताओ यार। इलेक्ट मतलब इलेक्शंस का सही है, और नॉमिनेट मतलब मैं इस बंदे को नॉमिनेट करता हूँ, अभी इलेक्ट नहीं कह सकते हैं रिकमेंडेशन की होगी वैसे भी। देखो इलेक्ट होता है टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, आप तीनों ने पढ़ा हुआ है, ये डायरेक्टर्स के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्शन होती है 35 दिन पहले नंबर फिक्स होता है, सही बोर्ड मीटिंग में, सही है, किसी को कंटेस्ट करना हो तो वो 14 दिन पहले बताता है, कभी बोर्ड फिर जो है उसको आगे देती है कि भाई बंदा कंटेस्ट करना चाह रहा है। फिर अगर नंबर ऑफ पीपल कंटेस्टिंग और नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स हुए बराबर है तो ऑटोमेटिकली जो है इलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो ज्यादा है, जो लोग 10 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और अन्य 9 को है, तो इलेक्शन का प्रोसीजर फॉलो होता है। नंबर ऑफ वोट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। कुछ भी याद नहीं आया? कुछ याद आया? थोड़ा बहुत आ रहा है, इसको पढ़ेंगे, तो अपना चैप्टर है ये पढ़ेंगे, सही है। ये सारी चीजें तो आपको थोड़ी थोड़ी याद आ जाएंगी, सही है। तो वो इलेक्शन वो है, वो कह रहा है जितनी पावर हो तो इलेक्शन जितनी मेजॉरिटी का बिठा दें। अब मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट का बेटा ओडीडीसी है, ओडीडीसी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट के पास 60% है, सबसे बड़े शेयर कैपिटल के बाद ज्यादा मेजॉरिटी इलेक्शन होगा, वो मेजॉरिटी को कर लेगा, अपने बंदे रख देगा, इलेक्शन के थ्रू वोट डालेगा। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने आप तीनों को वोट डाल दिया, 4 में से 3 डायरेक्टर का उसको आप 4 डायरेक्टर ने मिसाल के तौर पे ओडीडीसी के 4 में से 3 गवर्नमेंट के हो गए, 60% तो आप लोगों को अपने वोट दे दिया, आप लोगों को आप इलेक्ट हो गए। नॉमिनेट क्या होता है? आधा घंटा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होता है, सही है। आप नॉमिनेट कर रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा के बाद अपॉइंटमेंट भी अदर देन इलेक्शन ही होती है। अपॉइंट मतलब उठा के रखते हैं लोग। हां, जैसे बैंक में लोन दिया है, बैंक कहता है बहुत बड़ा लोन दिया है, तुम्हारी इक्विटी का 50% लोन मैंने अकेले नहीं दिया है, तुम बोर्ड में पता नहीं क्या गड़बड़ कर दो, गारंटी नहीं लो, सारा पैसा मैं डुबा दोगे, मैं अपना एक बंदा आपके बोर्ड पे भेजूंगा। एमसीबी ने क्या किया, इनको बता दिया बोर्ड पे कंपनी, तुम जाओ, तुम नजर रखो, देखो ये क्या करते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते, नहीं इसमें कोई जो है हमारे पैसे के स्पेसिफिक होते, इसे कहते हैं नॉमिनेशन, अपॉइंट करना, सही। अच्छा, इसमें हम एक्सक्लूजन ले रहे हैं। एक्सक्लूजन क्या कह रहा है कि एससीसीबी जो अपना बंदा बिठाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। एससीसीबी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होता है, उसके अंदर एससीसीबी के बंदे बैठते हैं। एससीसीबी इज द सिंपलेक्स रेगुलेटर, ये सबसे बड़ा रेगुलेटर। सारी कंपनी भी प्रोफाइल स्टॉक एक्सचेंज भी प्रोफाइल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सिर्फ लिस्टिंग कंपनीज के रूल करता है। एससीसीबी तो सबको करता है ना, स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ लिस्टिंग कंपनीज को रूल करता है, उनको जो है गवर्न करता है। तो एससीसीबी का बंदा जो है लाजमी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे बैठता है।
तो वो आखिरी बात क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय द कमीशन, कमीशन नॉमिनेट करता है। हाँ अच्छा हाँ यार ये भूल गया। होता है यार, क्या करें, मैं बाहर से अंदर आया ना, भूल गया। Shit, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो उसमें कह रहा है प्रोवाइडेड द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज को कह रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एनी अदर एंटिटी, और कहीं भी अपना बंदा बिठा रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनी वो पब्लिक लिमिटेड या वो प्राइवेट लिमिटेड है जहां पे 51% शेयर जो है कौन ओन कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो, पहला क्राइटेरिया। या जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो उनके बोर्ड पे हो उस कंपनी के, वो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड हो, इलेक्टेड हो या अपॉइंटेड हो, वो कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाई जाएगी। इसके अंदर एक्सक्लूजन क्या है? इसके अंदर एक्सक्लूजन ये है कि जो कमीशन के जो अपना बंदा नॉमिनेट करती है, जो बिठाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे या किसी और कंपनी के बोर्ड पे, वो जो है वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कोई अदर कंपनी जहां पे उसका बंदा बैठा हुआ है कमीशन का, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाई जाएगी। एनी क्वेश्चन? सिंपल हो गई डेफिनेशन ये, बताइए कोई क्वेश्चन है? ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? मैं रिपीट कर दिया। यही हमने पढ़ा था, जो शायद माइक नहीं लगाया मैंने, वो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी ही पढ़ी थी। पब्लिक सेक्टर कंपनी को मैंने रिपीट कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। ये टेस्ट हम वो लेंगे, मिड टर्म लेंगे। देखो मेरी एक लॉजिक है, मैं एक डेडिकेटेड क्लास रखता हूँ फॉर पास्ट पेपर्स, इसमें हम करते ही पास्ट पेपर है। यही तो चलो 1 घंटे में ख़त्म होगा, क्यों? क्योंकि छोटे पास्ट पेपर थे। अगले जो जितने भी चैप्टर थे उसमें 2-2, 2.5 घंटे में पास्ट पेपर खत्म होंगे। जब हम अगर मैं चैप्टर 6 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, उसके पास्ट पेपर को 2-2.5 घंटे दे रहा हूँ, तो मतलब मैं 33% ऑफ द टाइम ऑफ दैट चैप्टर एलोकेट कर रहा हूँ टुवर्ड्स द पास्ट पेपर। और जो लेवल ICAP के पास्ट पेपर में आता है वो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट में कभी भी कोई टीचर नहीं ला सकता। मैं आपको मिड टर्म दूंगा, अच्छे लेवल का मिड टर्म बना के दूंगा, एक अच्छे लेवल का मॉक दूंगा। ये 2 मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। आधा चैप्टर खत्म होगा, आधा कोर्स खत्म होगा, मैं आप लोगों का मिड टर्म लूंगा ईद के बाद, और पूरा चैप्टर खत्म होगा, अच्छे लेवल का मॉक आप लोगों का लूंगा। बाकी आप लोग पास्ट पेपर को बहुत सीरियसली करें, ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी यही देगा, सही है, और आप लोगों की अच्छे लेवल की प्रैक्टिस भी वही कराएगा। मैंने उस दिन कहा था कि ICAP के एग्जामिनर का काम ही यही है कि 6 महीने सोच के पेपर बनाना। उस लेवल का पेपर कोई भी टीचर नहीं बना सकता। और कोई क्वेश्चन किसी का? आपका कोई क्वेश्चन? नहीं पूछना कोई? अच्छा, अगर कोई भी अभी ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग उसको इनवाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकंड चैप्टर से जो है असल जो से कहते हैं लॉ आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम कंपनी की फॉर्मेशन सीखेंगे। अभी जो भी पढ़ा ये आइसोलेटेड था, इसका आगे से कहीं कनेक्शन नहीं है। आइसोलेटेड हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, वो सेक्शन 42-43 भी एक आइसोलेशन में पढ़ा जाता है, ये इसका आगे लिंक नहीं है। अब जो स्टार्ट होगा ये सब लिंकेजेस होंगे। सेकंड चैप्टर जो है आगे से पूरे कोर्स से लिंक होगा। आपका जो अभी कोई आके बैठता है तो बिल्कुल उसको कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर आप लोगों का है कोई जो आना चाहता है तो उसको आप लोग इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच।